18th सेंचुरी इंडिया में यानी मुगल डिक्लाइन के बाद जो एक बड़ा काम यहाँ पे होता है वो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक पॉलिटिकल पावर बनती है। लेकिन उस पॉलिटिकल पावर बनने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे मतलब वो पाऊ जमाती है। हम देखते हैं कि वो टेरिटरी धीरे धीरे हासिल करती है, उसके बाद वो एक पॉलिटिकल पावर बनती है। अब ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो यहाँ क्यों आई, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका स्ट्रक्चर और जो उसकी जो फंक्शनिंग है उसको हम जाने। तो इसी तरह से कि वो क्यों आए यहाँ, यानी कि वाई इंग्लिश पीपल केम टू इंडिया फॉर ट्रेड, और इसी तरह से वो कैसे यहाँ पे आए। फिर जो उनको फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्रेडिंग कंसेशनस मिले, जो उस टाइम के यहाँ पे रूलर्स थे, तो उनको क्यों मिले वो कंसेशनस, और जो उनका वो एक ग्राउंड बन रहा था वो कैसे बना यहाँ पे। तो इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ उसकी क्या रिलेशन रही इस पूरे पीरियड में। अब देखिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे आना, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पूरा जो यूरोपियन हिस्ट्री उस टाइम की है उस पे एक मतलब इंसान की नज़र होनी चाहिए, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हम देखते हैं कि वहाँ जो रिनेसांस होता है, रिफॉर्मेशन होता है, जिससे नए आइडियाज़ वहाँ पे डेवलप हुए, और फिर जो वो 1453 में जो कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल पे जो टर्कस का कब्जा होता है, हम वहाँ पे जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन देखते हैं, उसके साथ वो जो नई लैंड्स, जिसके बाद वहाँ पे ओवरसीज कॉलोनियलिज्म इसकी शुरुआत होती है। फिर बड़ा ज़रूरी है कि जो इंग्लैंड में एक इनक्लूजर मूवमेंट चली, वहाँ पे कमर्शियल रेवोल्यूशन आता है 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में, एक मर्केंटिलिज्म का दौर होता है। और फिर जो मतलब कैसे वो एक ट्रेड, मतलब एक ट्रेड पावर, ट्रेड में एक बड़ा पावर बन के आया, और इसी तरह से फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ की होती है। तो ये अपने आप में बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, लेकिन यहाँ हम सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी पे बात करेंगे। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या, ये एक कंपनी थी और जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अगर आप देखिए, जो हम देखते हैं कि जो रिजल्ट था, जो लॉन्ग एवोल्यूशन ऑफ मर्चेंट कैपिटलिज्म, यानी इसका एक लाजमी नतीजा ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब मैं उस पर बात करूंगा, तो ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी और दुनिया की पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। तो इसमें हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल के बजाय हम देखते हैं कि ये जो कैपिटल था, इट वाज कलेक्टेड फ्रॉम ए नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर, जिस तरह आज की जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती है। तो एक आदमी के बजाय बहुत सारे लोग इसमें अपना कैपिटल लगाते थे, तो लॉन्गेटिविटी, फिर रिस्क फैक्टर कम हो जाता था, फिर बड़ी वॉवेजेस, ये तमाम चीज़ें इसको फेवर करती थी। पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी अगर आप देखोगे, तो उससे पहले वहाँ पे क्या होता था कि वो मतलब पूल करते थे, अपना कैपिटल मनी पूल करते थे, लेकिन हम देखते हैं कि ताकि वो हायर करे अपने शिप्स। लेकिन फिर 1600 में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है जब ये कंपनी वजूद में आती है। तो इसकी शुरुआत 1599 में जो इंग्लैंड के लंदन में कुछ इम्पॉर्टेंट मर्चेंट्स थे, इन्फ्लुएंशियल मर्चेंट्स थे, उन्होंने डिसाइड किया। तो 1593 में पहले वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जब लिवांट कंपनी की वहाँ पे बुनियाद पड़ी थी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, और इसको क्या हुआ कि इसको इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने वहाँ पे मोनोपोली, यानी कि आप इसको समझिए कि इसको जो पूरा ट्रेड था जो इंडिया के साथ और बाकी अदर कंट्रीज के साथ, तो उसमें इसको एक्सक्लूसिव राइट्स मिल गए, यानी सिर्फ यही लोग ट्रेड कर सकते थे। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको एक चार्टर, एक डीड वो साइन करके देता था, जिसपे ये मोनोपोली राइट्स लिखी हुई होती थी। पहले इसको चलाते थे, उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे, जो 24 डायरेक्टर्स थे। और
ये जो उनको ये सोल राइट दिया गया इसके लिए कि आप इंडिया के साथ ट्रेड करें, तो इसके लिए लगातार उनको लड़ना पड़ता था वहाँ 1813 तक, जब तक इनकी मोनोपोली को हाथ नहीं लगाया गया। हम देखते हैं कि कभी कभार तो ऐसा होता है कि इसके खुद अपने एम्प्लॉयज वो प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज हो गए। फिर मैं इसमें जब नेक्स्ट पार्ट में बात करूंगा तो इन चीज़ों पे वहाँ पे वो फ्री ट्रेडर्स थे या इंटरलोपर्स थे या इंट्रूडर्स जिनको हम कहते हैं, वो लगातार मतलब कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद भी ट्रेड करे। यानी आप समझे कंपनी के अलावा भी बहुत सारे लोग थे जो इंडिया के साथ, ईस्ट के साथ ट्रेड करना चाहते थे। तो कंपनी को जो वो सोल राइट दिया गया था ट्रेड के लिए ईस्ट के साथ, उसको लगातार उस पे मतलब ताकि वो बरकरार रहे वो मोनोपोली, इसके लगातार उसको लड़ना पड़ा। और हम देखते हैं कि ये मुख्तलिफ इसमें फैक्टर्स होते हैं। एक एडम स्मिथ थे, वेल्थ ऑफ नेशंस बड़ी उनकी इन्फ्लुएंशियल बुक हिस्ट्री में रही है, जिसमें उन्होंने फ्री ट्रेड के लिए मतलब आर्ग्यूमेंट पेश किया, तो फिर इसकी मोनोपोली खत्म हो गई। लेकिन ओवरऑल एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। मैं नेक्स्ट पार्ट में पूरा इस पर डिटेल बात करूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि जब मैंने मुगल्स पे बात की, अकबर से, जहांगीर से ही, तो मैंने उनमें उन पार्ट्स में मैंने ये डिस्कस किया कि किस टाइम में कौन सा इंग्लिश ट्रैवलर यहाँ है और कैसे उसने वो जो आप समझे कि डिप्लोमेटिक तरीके से मुगल से कंसिस्टेंस हासिल करने की कोशिश की। तो आप देखिए ये अकबर का पीरियड होता है जब 1600 में वहाँ पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद पड़ती है। तो मुगल एम्पायर का पीक था उस टाइम। अच्छा, इसी तरह से हम साउथ में देखते हैं कि उस टाइम वहाँ पे वो विजयनगर का डिक्लाइन हो रहा था और बहमनाइड भी डिक्लाइन स्टेट में ही था। अब ये मतलब एज मर्चेंट्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो उसकी इंग्लैंड की, यूरोप की हिस्ट्री अलग है, लेकिन इंडिया में वो एज मर्चेंट्स दाखिल हुए। तो पहले क्या करते थे, वो स्पाइसेस, खासकर पेपर, वो लेते थे यहाँ इंडोनेशिया से, जो स्पाइस आइलैंड्स हैं। इसी तरह से इंडिया के वो टेक्सटाइल्स थे, तो फिर बाटर के जरिए इनको वो तब्दील करते थे, यानी इनका तबादला होता था बाटर सिस्टम के जरिए। और इसी दौरान उनको लगा कि हमें अब इंडिया में फैक्ट्रीज की ज़रूरत है, यानी आप वहाँ की चीज़ें यहाँ लाते हो, यहाँ की चीज़ें वहाँ, बाटर सिस्टम के लिए मैं जब नेक्स्ट पार्ट में इस पर बात करूँगा कि बुलियन वगैरह का जो कॉन्सेप्ट था उस टाइम। अब यहाँ पे सिर्फ वही नहीं थे, पुर्तगीज थे यानी पुर्तगाली थे, उसके बाद फ्रेंच भी आ गए, तो कॉलोनियल राइवलरी भी थी। लेकिन मुगल एम्पायर इस टाइम बड़ा पीक पे था। अब देखिए उन्होंने मतलब जहांगीर के टाइम में कोशिश की कि हमें जगह मिल जाए, सूरत जो आज के गुजरात में है, इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी रहा है, तो रही है। तो हम देखते हैं कि थॉमस रो, उन्होंने वहाँ पहले तो 1613 में उनको परमिशन मिल गई सूरत में ये जो फैक्ट्री ओपन करने की। इसी तरह से 1611 में उनको मसूलीपट्टनम में जगह मिल गई थी। तो उन दिनों पुर्तगीज मुगल एम्पायर के लिए एक सरदर्द बन गए थे, तो उनका तोड़ भी मुगल एम्पायर उसको इसमें लग रहा था, ये जो इंग्लिश पीपल थे, क्योंकि नेवी इनकी शिप्स बड़ी सोफिस्टिकेटेड, बल्कि आप उसको मतलब अपने टाइम में एक बड़ा उनका दबदबा था। फिर उन्होंने एम्बेसडर थॉमस रो को भेजा, मैं इस पे बात कर चुका हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1625 में उन्होंने फोर्टिफाई करने की कोशिश की सूरत को, जो वो पॉलिटिकल पावर बाद में वो बनते हैं। लेकिन मुगल एम्पायर इस टाइम बड़ा मतलब एक पावर था, तो वहाँ जगह बनानी इनके लिए कोई मतलब इट वाज नॉट एन इजी जॉब। दैट इज व्हाई दे फोकस्ड ऑन साउथ इंडिया। तो हम देखते हैं मद्रास को 1639 में उन्होंने लीज पे लिया वहाँ के राजा से कि हम आपको आधा इसमें से कस्टम देंगे। तो फिर एक और इम्पॉर्टेंट जो 1662 में बॉम्बे था, वो जब चार्ल्स सेकंड की शादी ब्रिगेन्जा से हुई थी, जो पुर्तगीज प्रिंसेस थी, तो उनको वो एज डॉवरी मिला था बॉम्बे। फिर उन्होंने वो इनको रेंट पे दिया 10 पाउंड पर ईयर, कैथरीन ब्रिगेन्जा। तो फिर इनको 10 पाउंड्स मतलब रेंट के बदले दिया गया। तो बॉम्बे में इनकी, यानी सूरत के बाद हम देखते हैं मद्रास, उसके बाद बॉम्बे में इनकी बेस बनती है। अब देखिए ईस्टर्न इंडिया जो है हमारा, उसमें ये कॉटन पीसेस, सिल्क, शुगर, साल्ट पेटर वगैरह,
तो ये उसके लिए लगातार इनको हर जगह से जो टोल था वहाँ पे कस्टम ड्यूटीज वो पे करनी पड़ती थी। तो उन्होंने लगातार कोशिश की कि उनको कंसेशंस मिले। तो हम देखते हैं वहाँ से 1651 में, 56 में, 72 में उनको कस्टम से एग्जेम्पशन लगातार मिल रहा था कि आप यहाँ से अपने गुड्स पास कर सकते हैं, तो एक ही जगह आपको कस्टम देना हो, यानी जो एक फिक्स्ड सम में आप अपने गुड्स पास करोगे। मैं नेक्स्ट पार्ट में इस पर डिटेल बात करूंगा। तो एक और देखिए, मतलब 1618 में बड़ा उनका हुआ जब औरंगजेब ने उनको एक फरमान जारी किया कि आप ये जो कस्टम फ्री आप गुड्स आप यहाँ से एक फिक्स्ड सम दे, उसके बाद आप अपने गुड्स पास कर सकते हो। तो कहा जाता है कि उस टाइम औरंगजेब का वो मतलब जब उस फरमान जारी हुआ तो उसके लिए उन्हें कोई 50,000 रुपए रिश्वत दी थी मुगल ऑफिसर्स को। लेकिन यही नहीं, बल्कि वो लगातार कोशिश कर रहे थे एनक्रोच टेरिटरी को करने की। एक ट्रेडर सब उनकी फैक्ट्रीज वगैरह बन रही थी। तो ये देखते हैं हम कि एक 1680 में उन्होंने जो मुगल पोर्ट्स थे यहाँ पे बॉम्बे में और इसी तरह से वेस्टर्न कोस्ट पे, तो उन्होंने उसको कॉर्डन करने की, उनका एक था जॉन चाइल्ड, अच्छा उसने हज जो शिप्स जाते उनको डिस्टर्ब किया जॉन चाइल्ड। तो ये औरंगजेब को मंजूर नहीं था, तो बहुत उनको मतलब मार पड़ी थी अंग्रेजों को वहाँ। फिर माफी वगैरह के जरिए वो दोबारा से वहाँ पे आए। 1696 एक बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। हम देखते हैं कि एक ये जो हम एक जगह है जो बंगाल में है, शुतानुती, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, इसको फोर्टिफाई किया। वहां का जमींदार था सोबा सिंह, तो उन्होंने रेबेल किया। उसके बाद ये 1696 में वहाँ पे शुतानुती में फैक्ट्री बनी थी। 1698 में फिर उन्होंने जो शुतानुती, गोविंदपुर और कलिकता यहाँ की जमींदारी यानी रेंट कलेक्ट करने की यहाँ पे उनको परमिशन मिली, और जो प्रॉपर्टीज थे वहाँ पे, तो यहाँ पे उन्होंने कलकत्ता, जो आज का कोलकाता है, कलकत्ता है, उसकी बुनियाद डाली थी। हम देखते हैं कि 1700 में फिर वो वहाँ पे फोर्ट विलियम की बुनियाद वो डालते हैं, और फिर उससे जो पूरा वहाँ का इलाका था उसके कंट्रोल में रहा। अच्छा, 1708 में उनका बड़ा वहाँ पे लंदन में हुआ, जो मैं नेक्स्ट पार्ट में बात करूंगा। तो उनकी जो ओल्ड यानी वो एक नई कंपनी वहाँ पे खड़ी हो गई थी, जो फ्री ट्रेड जो कंपनी की मोनोपोली को चैलेंज करते, लेकिन उन दोनों को फिर यहाँ पे कंबाइन मर्ज किया गया न्यू कंपनी के जरिए। फिर एक और बात होती है 1717 में, फारूक सियार मुगल एम्परर था। अच्छा, वो बीमार था, उसको कोई बीमारी थी, तो एक कमीशन वहां पे आया था जिसको हम जॉन सरमन कमीशन कहते हैं। उनमें एक डॉक्टर था, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। तो उसने फारूक सियार को, वो पेनफुल डिजीज थी, ठीक किया। अब इसके बदले उसने फरमान जारी किया जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, बड़ा फरमान जिससे इंग्लैंड को बहुत फायदा फिर बाद में हुआ 1707 में। तो हम देखते हैं कि उसने क्या किया इसमें कि एक कस्टम फ्री ट्रेड बंगाल में होगा, आपको एनुअली 30,000 रुपया देना है, यानी उसके बाद आप पूरा फ्री ट्रेड आपका यहाँ पे रहेगा। इसी तरह से तो मतलब मोर टेरिटरी आपको रेंट पे दी जाएगी, इसके लिए परमिशन दी गई। उसके साथ साथ उनको मतलब जो प्रिविलेजेस थे हैदराबाद में, मद्रास में, उनको फिर से बहाल किया गया। अच्छा, उसके बाद उनको कहा गया कि मतलब ये जो सूरत में 10,000 रुपए के बदले आप पूरा वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और फिर जो उनकी बॉम्बे की करेंसी थी, मतलब जो बॉम्बे में कॉइन्स मिंट होती थी, तो उसको करेंसी दी गई थ्रू आउट इंडिया। तो एक बड़ा था, यानी अब देखिए बंगाल में उनका कस्टम, यानी अब वो किसी भी जगह बंगाल में अपने गुड्स पीसेस ले जा सकते थे, और एक ही बार उनको साल में ये एनुअल रेंट देना पड़ता 30,000 का। और फिर इन्होंने इसको एब्यूज किया, जिसपे मैं नेक्स्ट पार्ट में बात करूंगा। तो ये वो टेरिटरी हासिल की, यानी जो बात इसमें मैं समझाना चाहता हूं कि पूरा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे जो एंट्री होती है वो एज ट्रेडर्स होती है। फिर इसमें ये चीज़ें बड़ी है इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने टेरिटरी को धीरे धीरे हासिल करने की कोशिश की, जो मुगल एम्पायर में थे या साउथ में वगैरह वगैरह,
और फिर जो मेनली ट्रेडर्स थे, क्या वो ट्रेड में, वो आर्टिकल मैंने उसमें बात की कि कैसे स्पाइसेस वगैरह। एक बड़ी बात ये है कि क्या पार्लियामेंट के साथ उसकी रिलेशन, तो हम बिल्कुल इंग्लिश पार्लियामेंट के साथ इसकी रिलेशन देखते हैं। यहाँ पे एक बड़ी बात है कि वो तो रिश्वत भी दे देते वहाँ के बादशाह को, और बादशाह उनसे लोन लेता था और कभी बादशाह इनको लोन देता था। अब देखिए 1660 में जब वहाँ पे जो स्टुअर्ट मोनार्की वो रेस्टोर हुए, तो 30,000 पाउंड इन्होंने वहाँ पे उनको गिफ्ट में दिए। अच्छा, इसी तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने मतलब 1661 में ये जो बादशाह था, उसने इनको मतलब उसको लोन दिया गया, और फिर 1633 में फिर से 1.5 लाख पाउंड का लोन दिया गया। बॉम्बे पे मैं बात कर चुका हूँ कि किस तरह से 1668 में उनको वो मतलब जो डाउरी में मिला था वो उनको दिया गया। इसी तरह से जो मोनोपोली को चैलेंज कर रहे थे, तो उनकी मतलब प्रोटेक्शन देने में उनको इंग्लैंड के जो पार्लियामेंट थे उसने बड़ा मतलब इसमें एक रोल प्ले किया इनको बचाने में। 1770 में उन्होंने ये कहा कि मतलब ये जो एक 40,000 या 4 लाख पाउंड एनुअली ये इंडियन एक्सचेकर से, स्टेट एक्सचेकर को देंगे ये कंपनी। तो इसी तरह से फिर हम जो उसके बाद एक्ट्स होते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, तो उसमें तो उनको इन्हें ये जो उनकी ओवरसीज टेरिटरी थी, एक्विजिशंस थी, उस पर स्टेट का इन्हें ये कहा गया कि इस पर स्टेट का रोल है। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि वो लोन देते थे, लोन लेते थे, और डायरेक्टली पार्लियामेंट के साथ उनकी रिलेशन थी। अब वो पार्लियामेंट ने यहाँ का जो पॉलिटिकल और फिर कॉलोनाइजेशन उसमें सपोर्ट किया है नहीं, मैं नेक्स्ट पार्ट में बात करूंगा। तो आज मैंने इसी पे बात की कि इसका स्ट्रक्चर का क्या था और कैसे इसको टेरिटरी यहाँ पे हासिल हुई। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं बात करूंगा कि ये कंपनी एज पॉलिटिकल पावर कैसे बनती है, यानी ये जो ट्रेड फैक्ट्रीज वगैरह थी उसके बाद ये कैसे पॉलिटिकल पावर बनती है। थैंक यू।